स्टूडेंट्स प्रीवियस एमसीक्यूज नंबर 11 हम कर चुके थे। अब हम एमसीक्यूज नंबर 12 को देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 12 है कंट्रापोजिटिव ऑफ नेगेशन पी एम्प्लॉइज क्यू इज नीचे ऑप्शन गिवन है। नेगेशन क्यू एम्प्लॉइज पी एम्प्लॉइज नेगेशन क्यू एम्प्लॉइज पी एम्प्लॉइज क्यू। हमने इसको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इस स्टेटमेंट का एग्जैक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखेंगे कि कंट्रापोजिटिव क्या होता है। कंट्रापोजिटिव की तरफ हम बढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या गिवन है, नेगेशन पी एम्प्लॉइज क्यू। स्टूडेंट्स लॉजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के लॉजिक्स वाला जो टॉपिक है नेगेशन कंजंक्शन इम्प्लीकेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने देखी होंगी। अब इसके 3 किस्म के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। ये स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि इसका आपने इनवर्स बताना है। आप क्या करेंगे, आप सिंपल इनवर्स के अंदर क्या करते होते हैं, दोनों साइड पे नेगेशन अप्लाई करते हैं। नेगेशन कैसे, नेगेशन जब ये नेगेशन पी है, जब इसके ऊपर नेगेशन अप्लाई करेंगे तो पहले वाला नेगेशन एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पी एम्प्लॉइज नेगेशन क्यू, दोनों साइड पे नेगेशन अप्लाई करेंगे। अगर पहले नेगेशन होगा तो वो खत्म होगा, नेगेशन नहीं होगा तो उसके साथ नेगेशन आ जाएगा। अब नेगेशन पी एम्प्लॉइज क्यू का ये क्या होगा, इनवर्स होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स। अब कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स के अंदर क्या करते हैं कि सिर्फ जो स्टेटमेंट गिवन है इस स्टेटमेंट की प्लेसेस को चेंज करते हैं। नेगेशन पी की जगह क्यू लिखेंगे और पी की जगह नेगेशन ऐसे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करेंगे। नेगेशन पी की जगह क्यू और क्यू की जगह नेगेशन पी, इसे पढ़ते होते हैं कन्वर्स। कंट्रापोजिटिव हमने बताना है स्टूडेंट्स। कंट्रापोजिटिव क्या होगा, कंट्रापोजिटिव की डेफिनेशन है कन्वर्स ऑफ इनवर्स। कन्वर्स ऑफ, जो आप इनवर्स पहले फाइंड कर चुके हैं इसी इनवर्स का फिर क्या लेंगे, कन्वर्स। क्या लेंगे, कन्वर्स का मैं तरीका बता चुका हूं। कन्वर्स के अंदर प्लेसेस को चेंज करते हैं। आपने इन दोनों की इनवर्स की प्लेसेस को चेंज करना है तो ये बनेगा नेगेशन क्यू एम्प्लॉइज पी। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट गिवन थी, इसके नीचे आपने इसके इनवर्स फाइंड किया। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड पे नेगेशन अप्लाई करते हैं। फिर इसी इनवर्स का आपने नीचे कन्वर्स लिया। इनवर्स का जो आप कन्वर्स लेते हैं उसी को पढ़ते होते हैं कंट्रापोजिटिव। अब आपने इसको देखना है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन ए के अंदर देखें। अब जो आंसर आपने निकाला वो क्या है, नेगेशन क्यू एम्प्लॉइज पी। ये चेक करना है कि ये कहाँ पे मौजूद है। आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करें। ऑप्शन ए के अंदर नेगेशन क्यू एम्प्लॉइज पी गिवन है, जो आपने फाइंड किया है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए को आप टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। एमसीक्यूज नंबर 13। कंट्रापोजिटिव क्या होता है, कन्वर्स ऑफ इनवर्स। जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसका पहले आप इनवर्स पॉइंट करेंगे, इनवर्स पॉइंट करने के बाद कन्वर्स लेंगे, उससे आप पढ़ेंगे कंट्रापोजिटिव। स्टूडेंट्स लॉजिक के रेलेवेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13 एमसीक्यूज है। इफ क्यू एम्प्लॉइज पी then which of the following is false। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए गिवन है P is false, Q is true। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है P is true, Q is true। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है P is false, Q is false। ऑप्शन डी है none of these। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को समझना है। एमसीक्यूज में ये गिवन है कि इफ क्यू एम्प्लॉइज पी, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि क्यू एम्प्लॉइज पी या इसे क्यू इम्प्लीकेशन पी भी पढ़ते हैं। वो कहता है कि बताएं नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स, कौन सा ऑप्शन है फॉल्स है। अब आपने इस फॉल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, फॉल्स ऑप्शन की तरफ पहुंचने के लिए आपने इम्प्लीकेशन के लॉजिक को समझना है।
इम्प्लीकेशन का लॉजिक कौन सा होता है? इम्प्लीकेशन के लॉजिक को समझने के लिए मैं ट्रूथ टेबल बनाकर आपको समझा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ट्रूथ टेबल हम बनाते कैसे हैं। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए पहले कॉलम को P का नाम देते हैं, दूसरे कॉलम को Q का नाम देते हैं। P में कम से कम एलिमेंट 2 लेते हैं, उसके बाद 4, उसके बाद डबल करते जाते हैं। मैं P कॉलम के अंदर एलिमेंट ले रहा हूँ, पहले 2 ट्रू, दूसरे 2 फॉल्स। Q के अंदर क्या लेंगे? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये आपने फर्स्ट के अंदर तफसीलन पढ़ा होगा। हम इसका इम्प्लीकेशन चेक करेंगे, P एम्प्लाइज Q। स्टूडेंट्स इम्प्लीकेशन के अंदर यही अहम का कॉन्सेप्ट है, आपने इसको समझना है। P एम्प्लाइज Q के अंदर स्टूडेंट्स ये जो P है इसे पढ़ते होते हैं हाइपोथेसिस का कॉलम, ये जो Q है इसे पढ़ते होते हैं कंक्लूजन का कॉलम। जब स्टूडेंट्स आपने इम्प्लीकेशन के लॉजिक को डिस्कस करना हो तो आपने कंक्लूजन वाले कॉलम में देखना है। कंक्लूजन वाले कॉलम में ट्रू होगा तो आंसर ट्रू मिलेगा, कंक्लूजन वाले कॉलम में आंसर फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, कंक्लूजन वाले कॉलम में ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। कंक्लूजन वाले कॉलम में अगर आंसर फॉल्स हो उसके पीछे भी चेक करें, अगर हाइपोथेसिस के अंदर भी फॉल्स हो तब आंसर ट्रू मिलता होता है। तब आंसर क्या मिलता है? ट्रू। फॉल्स कब मिलता है? जब कंक्लूजन में फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू कब आएगा? जब कंक्लूजन में ट्रू हो तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। दूसरा उस वक्त ट्रू आएगा जब कंक्लूजन में भी फॉल्स हो, हाइपोथेसिस के अंदर भी फॉल्स हो, तब आंसर क्या मिलता होता है? ट्रू। इसका मतलब है अगर P ट्रू हो, Q फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स मिलेगा। P ट्रू हो, Q फॉल्स हो तो आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। यानी कि आंसर का फॉल्स होना किस पे बेस करता है? कंक्लूजन में। अगर P ट्रू हो, Q फॉल्स हो तब आंसर क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है, अदरवाइज क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। हमने देखने कि फॉल्स वाली कंडीशन इधर बोर्ड पर देखें ऑप्शन ए के अंदर, वो कहता है कि ऑप्शन ए में P फॉल्स है, Q ट्रू है। इधर देखें ये P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो आंसर क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। हमने क्या चेक करना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हाँ जी, P फॉल्स, Q ट्रू, आंसर क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इसके बाद P ट्रू है, Q ट्रू है, तब भी आंसर क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। टेबल की हेल्प से चेक करें। इसके बाद ऑप्शन सी में देखें P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तब भी आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। इसका इम्प्लीकेशन के लॉजिक के अंदर अगर Q फॉल्स हो, P फॉल्स हो, आंसर ऑलवेज क्या मिलता है? ट्रू मिलता है। इसका मतलब है इन तीनों केसेस में आंसर ट्रू मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ गिवन नहीं है, तो हम किसको टेक करेंगे? डी को टेक करेंगे। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चले। एमसीक्यूज नंबर 14। एमसीक्यूज नंबर 14 है, which of the following is always false? ऑप्शन में है स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है कॉन्टिजेंसी, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट एब्सर्डिटी, चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स नॉन ऑफ दीस। स्टूडेंट्स सवाल ये है, वो कहता है कि ये जो लॉजिक आपके पास है, लॉजिक का आंसर फॉल्स हमेशा कब होता है? एक्सप्लेनेशन के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसका आंसर हम ढूंढेंगे। स्टूडेंट्स आप ट्रूथ टेबल बनाते होंगे, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आप आखिरी कॉलम को देखते हैं, आखिरी कॉलम से उसका आंसर बताते हैं। लॉजिक्स के अंदर जब भी आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल का आंसर 3 शब्दों में मिलता है। अगर लास्ट कॉलम में सारा ट्रू हो तो उस आंसर को हम नाम देते होते हैं टॉटोलॉजी। लास्ट कॉलम में कुछ ट्रू हो कुछ फॉल्स हो तो उस आंसर को हम नाम देते होते हैं कॉन्टिजेंसी। आखिरी कॉलम में अगर सारे फॉल्स हो तो स्टूडेंट्स उस आंसर को हम नाम देते होते हैं एब्सर्डिटी।
अब उसने ये पूछा कि आप बताएं एब्सर्डिटी जो आंसर हमेशा फॉल्स होता है उससे हम क्या कहते होते हैं, उसे एब्सर्डिटी कहते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर देखेंगे एब्सर्डिटी हमारा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन के अंदर पहला कॉन्टिजेंसी है। कॉन्टिजेंसी क्या होता है, आखिरी कॉलम में अगर ट्रू फॉल्स की मिक्सिंग हो। अच्छा, टाटोलॉजी क्या होता है कि आखिरी कॉलम में अगर सारे ट्रू हो तो उस आंसर को टाटोलॉजी कहते हैं, अगर आखिरी कॉलम में सारे फॉल्स हो तो उसे एब्सर्डिटी कहते हैं। यही उसने पूछा था कि एब्सर्डिटी वाला ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन सी है। आपने एमसीक्यूज नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, एब्सर्डिटी है। लॉजिक्स का आंसर हमेशा फॉल्स है, एब्सर्डिटी कंडीशन में आता है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास से एमसीक्यूज नंबर 15 है। एमसीक्यूज नंबर 15 को हम चेक करेंगे कि 15 एमसीक्यूज के अंदर क्या गिवन है। if f is a function from the set A to the set B, then f is called onto function. Onto function if students option given है range of function not equal to set B, option B है range of function is equal to set B, option C है range of function is not is equal to 1 to D है none of these। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी के अंदर रेंज ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन सेट बी। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 15 है। सवाल उसने ये दे रखा है कि एफ हमारे पास एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी की तरफ। हमने वो कहते हैं कि ये एफ फंक्शन है सेट ए से सेट बी की तरफ। उसने ये बता दिया कि ये ऑन टू फंक्शन होगा, किस कंडीशन पे ऑन टू होगा। डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी एफएससी के अंदर कि कोई भी फंक्शन उस वक्त एन टू होता है जब फंक्शन की रेंज और फंक्शन की कोडोमेन क्या होता है, सेट बी होता है। स्टूडेंट्स फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली किसी भी दो सेट्स के दरमियान यूनिक रिलेशन का नाम है। यूनिक रिलेशन बन जाने के बाद पहले सेट का नाम डोमेन होता है, दूसरे सेट का नाम कोडोमेन होता है। यानी कि सेट ए डोमेन होगा, सेट बी क्या होगा, कोडोमेन। सेट बी के अंदर पहले सेट के एलिमेंट्स की जो इमेजेस होंगी उन्हें हम रेंज का नाम देंगे। अब ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन की रेंज और फंक्शन की कोडोमेन बराबर हों। फंक्शन की रेंज के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट बराबर हों तो उस वक्त फंक्शन ऑन टू होता है। यानी कि फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। हमने ऑप्शंस के अंदर जाना है कि किस ऑप्शन के अंदर फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर है। कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, सेट बी होता है। ऑप्शन ए के अंदर वो कहते हैं कि फंक्शन की रेंज सेट बी के बराबर नहीं है, यानी कि कोडोमेन के बराबर है नहीं है। जब फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो उस टाइप के फंक्शन का नाम होता है एन टू फंक्शन। वो कहते हैं कि आप बताएं ऑन टू फंक्शन कब होगा। ऑप्शन बी के अंदर देखें कि फंक्शन की रेंज और सेट बी बराबर है, यानी कि फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल है। यहाँ से ये किसकी कंडीशन है, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स पूछी गई थी कि फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी की तरफ हो, ये ऑन टू फंक्शन कब होगा। नीचे ऑप्शन गिवन पे हम जानते हैं कि फंक्शन उस वक्त ऑन टू होता है अगर फंक्शन की रेंज और कोडोमेन हमेशा इक्वल हों, ऑलवेज इक्वल हों। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 16 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Set of natural numbers under addition, under operation addition is, students option A में दिया गया है ग्रुप एड, ऑप्शन बी में दिया गया है सेमी ग्रुप, ऑप्शन सी में दिया गया है
मोनेड, ऑप्शन डी है अबेलियन ग्रुप। स्टूडेंट्स सेट ऑपरेशन के साथ दिया गया है। सवाल यह है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं कि ये क्या होगा, ग्रुप ऐड होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनाइड होगा या अबेलियन ग्रुप होगा। एफएससी के अंदर आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऐसा सेट जो सर्कुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करे उस सेट का नाम क्या होता है, ग्रुप ऐड होता है। ऐसा सेट जो कलर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऑपरेशन के लिहाज से होल्ड करे उस सेट का नाम क्या होता है, सेमी ग्रुप। ऐसा सेट जो कलर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, उस सेट का नाम क्या होता है, मोनाइड होता है। ऐसा सेट जो कलर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो और उसके हर एलिमेंट के इनवर्स भी सेट के अंदर मौजूद हो, तो वो सेट क्या होता है, ग्रुप होता है। ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। सवाल उसका यह है कि नेचुरल नंबर को बताइए एडिशन के लिहाज से ग्रुप ऐड होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनाइड होगा या अबेलियन ग्रुप होगा। आप स्टूडेंट जानते हैं कि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है तो जीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है नहीं है। लिहाजा नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लिहाजा ये सेट मोनाइड नहीं हो सकता, क्योंकि मोनाइड वो सेट होगा जो कलर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन के लिहाज से उसके अंदर मौजूद हो। इस नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिहाज से मौजूद नहीं होगा तो ये मोनाइड नहीं हो सकता। मोनाइड नहीं हो सकता तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिहाज से कलर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। लिहाजा सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के लिहाज से सेमी ग्रुप कहलाएगा। मोनाइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। एडिशन के लिहाज से ग्रुप ऐड भी हो सकता है, सेमी ग्रुप भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन गिवन है तो सेकंड ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेमी ग्रुप। क्योंकि एडिशन के लिहाज से ग्रुप ऐड भी है, सेमी ग्रुप भी है, तो सेमी ग्रुप ऐड से ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपने सेमी ग्रुप वाले ऑप्शन बी को टिक करना है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 17। एमसीक्यूज नंबर 17 के अंदर पूछा गया है कि एमसीक्यूज नंबर 17 एफ जी हैविंग एलिमेंट्स 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ऐसा ग्रुप with respect to multiplication then inverse of iota is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है आयोटा, ऑप्शन डी है माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स से ग्रुप दिया गया है ऑपरेशन के साथ, वो कहते हैं कि ग्रुप का एक एलिमेंट आयोटा है, इस आयोटा का आप बताएं कौन सा इनवर्स होगा। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट्स जब भी आपने किसी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना हो तो इसके दो तरीके हैं। ज्यादा इजी वे कौन सा है, आपने सबसे पहले ग्रुप के अंदर देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का किससे पता चलता है, ऑपरेशन से। यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 को हम कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमने क्या करना है, इसी ग्रुप के अंदर देखेंगे कि इनवर्स हमने बताना है आयोटा का। आयोटा को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आयोटा को जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा वो आयोटा का इनवर्स कहलाएगा। अब आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आयोटा मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, लिहाजा आयोटा का इनवर्स 1 नहीं हो सकता। आयोटा के इनवर्स हम कैसे ढूंढेंगे, आयोटा को इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, आयोटा को इन चारों एलिमेंट में से जैसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 मिला तो वो आयोटा का इनवर्स कहलाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आता है 1 नहीं आता, लिहाजा आयोटा का इनवर्स 1 नहीं होगा। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इससे भी 1 नहीं मिलेगा, लिहाजा आयोटा का इनवर्स -1 भी नहीं हो सकता। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, आंसर क्या मिलेगा, -1, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, लिहाजा आयोटा का इनवर्स आयोटा नहीं हो सकता।
आयोटा को स्टूडेंट जब हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस इनटू माइनस 1, तो आंसर क्या मिलेगा +1। ये +1 कौन सा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। लिहाजा इससे पता चला कि जब हम आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में मिलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिहाजा ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। आयोटा का इनवर्स कौन सा एलिमेंट होगा, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा, प्लस आयोटा। उसने पूछा था कि आयोटा का इनवर्स कौन सा होगा, आयोटा का इनवर्स ऑप्शंस के अंदर देखें, ऑप्शंस के अंदर कौन से ऑप्शन डी है माइनस आयोटा, लिहाजा माइनस आयोटा डी ऑप्शन में जो गिवन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।